नमस्कार, मैं महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ अलवर में एक ज्ञान विकास प्रकाश समिति छात्रावास। और यहाँ पर लगातार यहाँ पर सेमिनार एजुकेशन पे बहुत से लोग यहाँ पर आए, लेकिन आज की जो मैंने सेमिनार सुनी और समझी है, मुझे लगता है कि इस तरह की सेमिनार हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा का जो विज़न है कि किस तरह से हमें आने वाले समय में बेहतरीन काम करना है, उसको लेकर डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने जो बात कही है, कुछ देर पहले भी कही और उसके बाद बच्चों के सामने कही है, वो मुझे लगता है कि वो एक लकीर है, एक मील का पत्थर है। और यही बात मुझे लगता है कि हर शिक्षाविद को भी कहनी चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक भारत में। आपने तमाम कुरीतियों पर, सामाजिक परिवर्तन पर, शिक्षा पर बात कही। क्या आपको लगता है कि जो आज लगातार आप लोगों तक बात कर रहे हैं, उसका कितना लोग जहन में उतार रहे हैं और कितना उसको अभी प्रयास लगेगा समय? मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई प्रयास निष्फल नहीं होता। जब हम कुछ कहते हैं, लोग सुनते हैं, तो देर सवेरे उसके परिणाम आते हैं। आज जो देश में चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है कि उस पर कोई बोल नहीं रहा, और जब लोग बोलने लगेंगे, प्रतिकार करने लगेंगे, तो चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। तो एजुकेशन का मकसद ही है कि बोलना सीखे और बोलना चाहिए। मेरे सामने यहाँ पर बच्चे हैं जो कोई सरकारी क्षेत्र में जाएगा, कोई प्राइवेट में जाएगा। निश्चित नहीं है कि सभी सरकारी में जाएं। मैं खुद एक पत्रकार हूँ, डॉक्टरेट हूँ, और आपने पढ़ने की बात कही थी कि बाबा साहब के साथ साथ तमाम दुनिया के जितने भी विचारक हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, और जो बोलना जानता है और जो लिखना जानता है वो किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है। तो आप हमारे बच्चों को वो ज्ञान देकर आपने बात कही कि लगातार पढ़ें, और लगातार पढ़ना ही जीवन का एक रास्ता है। हाँ, तो ये बात तो मैं बता चुका हूँ कि बिना किसी सीमा के किसी भी महापुरुष को पढ़ो। और महापुरुष को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कब पैदा हुए कब मरे। पढ़ने का मतलब फिलॉसफी समझो, उस भाव को समझो। अगर भारत में पढ़ाई का सही उपयोग होता तो इस देश की एक भी महिला चूड़ियां नहीं पहनती। अगर पढ़ाई का सही उपयोग होता तो एक भी महिला घूंघट नहीं करती। आप आईएएस बनने की बात तो कर रहे हो, आईपीएस बनने की बात तो कर रहे हो, लेकिन घूंघट हटाने की बात कोई नहीं कर रहा। तो शिक्षा का रूपांतरण नहीं हो रहा। तो शिक्षा का मेरा मतलब है समझ पैदा हो जाए और हमें क्या करना है, बस ये समझ में आ जाए। और ये बिना फिलॉसफी को समझे बिना उसके काम नहीं बनता। एजुकेशन जो हब हैं, जिस तरह से और समाज के लोग हैं वो अपने अपने एजुकेशन हब बना रहे हैं, इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, कॉलेज विश्वविद्यालय बना रहे हैं, क्या ये वक्त की मांग नहीं है कि जिस तरह से हॉस्टल बना है, अभी अलवर में कई जगह लाइब्रेरी बन रही है। हमने कुछ दिन पहले मंत्री साहब से ये मांग करी थी कि क्यों नहीं दलित समाज का गैर सरकारी विश्वविद्यालय भी हो। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीन चीज़ें सरकार पर होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तीनों चीजें सरकार सबको समान रूप से दे। लेकिन जब सरकार ही सही नहीं चुनेंगे तो शिक्षा को बंद करेगी, स्वास्थ्य को खत्म करेगी और सुरक्षा को खत्म करेगी। तो ये जो मांग आप बता रहे हो, ये गलत परिपाटी है। हर समाज अपने अपने शिक्षण संस्थान खोलेगा तो बाकी लोग जो नहीं खोल पाएंगे वो कहाँ जाएंगे? तो मैं तो कहता हूँ इस प्रतिस्पर्धा को बंद करना चाहिए। प्राइवेट एजुकेशन को कंप्लीटली बैन होना चाहिए। एजुकेशन जो भी है वो सरकार की जिम्मेदारी हो, सबके लिए खुली हो, सबके लिए बराबर हो, सस्ती हो और सुलभ हो। शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो है, लेकिन जब सरकार ही शिक्षा का बाजारीकरण कर रही है नई शिक्षा नीति के तहत, तो और ये बच्चे आगे आ सकें। मैंने यही कहा, समाज को बोलना चाहिए। शिक्षा का निजीकरण करना, बाजारीकरण करना सरकार की प्राथमिकता में आ गया तो सरकार को दुकान खोल के बाजार होने चाहिए, देश के कॉलेज होने चाहिए, देश की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और सभी समान रूप से पढ़े, ये सब की मांग होनी चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं सोशल वेलफेयर पे सरकार काम करे। देखो, छात्रावास क्या है? क्या सरकार इतना काम नहीं कर सकती पढ़ने वाले बच्चों को छात्रावास उपलब्ध करवा सके? ये सरकार नहीं कर रही, इसलिए ये काम करना पड़ रहा है।
ये तो अभाव में करना पड़ रहा है। लेकिन क्या समाज का इतना सामर्थ्य है कि वो अपने शिक्षण संस्थान खोले? और क्यों खोले? समाज की सुरक्षा के और बहुत काम है। बिल्कुल। पे बैक टू सोसाइटी की आपने बात करी, मैं एक पत्रकार हूँ। हम लोग जब जाते हैं में और राजस्थान में लगातार हो रहे हैं, लेकिन मैं हर बार कहता हूं कि संघर्ष समिति बननी चाहिए, क्योंकि सरकार उस मामले को दबा रही है। अगर संघर्ष समिति होगी तो हम कम से कम उस पीड़िता के साथ या पीड़ित के साथ खड़े हो सकते हैं। मेरा विचार इससे भिन्न है जी। कोई जुर्म करे और हम संघर्ष करते रहे, इसका अंत कब होगा? अधिकार पे लड़े। जुर्म हो रहा है और हम संघर्ष करें, ये तो जुर्मी को प्रोत्साहन है। जुर्म होता क्यों है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सवाल पूछा है, ये जुर्म क्यों होता है? क्योंकि जुर्मी और जिस पर जुर्म हुआ है उसके बीच में एक संबंध है, और वो संबंध कर्ज का है। जो व्यक्ति कर्ज लेकर के खेतों में काम करता है, जो व्यक्ति कर्ज लेकर के किसी गुलामी करता है, तो वो कर्ज का संबंध है, वो जुर्म का आमंत्रण है। अगर समाज को समझ में आ जाए, वो संबंध टूटना चाहिए, जुर्म खत्म हो जाएगा। हमारी निर्भरता, हमारी गरीबी और जाति के नाम से जो होने वाला शोषण है, ये उस संबंध के कारण है, और ये जुर्म का सबसे बड़ा कारण है। अगर जाति टूटने लगेगी, लोगों की निर्भरता छूटने लगेगी, तो निश्चित रूप से ये जुर्म का अंत होगा और हमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा, इस संबंध को तोड़ो। इसलिए मैंने शादी की परंपराएं तोड़ने की बात कही, इसलिए मैंने मृत्यु भोज खत्म करने की बात कही, और इसलिए मैंने कही समाज को समझो, समाज की समस्याओं का समाधान करो। और रही बात, जुर्म करने वाले को सजा तो कानून देगा। बस हम कुछ लोग, पत्रकार आप हैं, पत्रकार जैसे लोग, अध्यापक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, अगर जुर्मी का प्रतिकार करने लग जाए, थाने में बैठे हुआ पुलिस में दरोगा ईमानदारी से काम करने लग जाए, और सरकार की प्राथमिकता हो जाए कि जुर्म नहीं होना चाहिए, तो ये जुर्म तो 10 दिन में बंद हो जाए, 1 महीने में खत्म हो जाए। लेकिन जुर्म करने वाला ही शासक बन जाए, जुर्म का समर्थन करने वाला ही जातिवादी थानेदार बन जाए, जुर्म का समर्थन करने वाला ही पत्रकार हो जाए, जो कहते हैं ये सही था, ये गलत था। जब पत्रकार ही न्यायाधीश बन जाते हैं, जब थानेदार ही जज बन जाते हैं, और जुडिशरी जाति को देखने लगती है, तब जुर्म रुकता नहीं है। जुर्म को खत्म करना है तो जातिवादी मानसिकता को खत्म कर दो, जातिवाद को खत्म कर दो, जुर्म अपना खत्म हो। अच्छी बात कही, लेकिन जिस जगह से आप आते हैं, हरियाणा से, और पूरे देश की स्थिति वही है। चलिए, हम चाहेंगे कि वो इस तरह की जो फिलॉसफी आपने कही वो हटनी चाहिए। ये छात्र जो बैठे हैं वो मुखर होकर अपने अभिव्यक्ति को पेश करें, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये रोजगार के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़ने के बाद नौकरी करेंगे तो कहीं ना कहीं तो सरकारी क्षेत्र में ये भी शिकार होते हैं उस दमन का, जाति का। मैं तो पहले कह रहा हूं, जो जुर्म आने वाले समय में होने वाला है उसका इलाज अभी से करो। अभी से करो। मूंछ रखने से किसी की हत्या हो सकती है, तो सोचना पड़ेगा कि मूंछ रखने की लड़ाई लड़नी है या मूंछों के प्रति जो भाव उसको खत्म करना है। मूंछे और गधे की पूंछ में कोई फर्क है क्या? उस मूंछ की वैल्यू गिरा दो ना। हम लड़ मूंछों की लड़ाई रहे हैं जो काम कुछ नहीं आती, हम उन मूंछों की लड़ाई लड़ रहे जो काम कुछ नहीं आती। बताओ उसकी कोई उपयोगिता बताओ, किसी मूंछ की कोई उपयोगिता बताओ। झूठी शान। लड़ाई अधिकारों की लड़नी थी और मूंछ के ताव देने लगते, गलत है। हम ऊर्जा को खराब ना करें, जिन्हें मूंछ रखनी है 8 फीट की रखें। हम घोड़ी पर बैठने की जिद कर रहे हैं, हम मूंछ रखने की जिद कर रहे हैं, ये कोई जिद नहीं है। इस देश पर शासन करने की जिद करो। जितनी मूंछों को बचाने में ऊर्जा लगाओगे ना, इतने में तो सरकार बदल सकते हैं। अब उधर तो काम कर नहीं रहे, इसलिए संघर्ष समितियां बननी चाहिए। शासन कैसे करें? संघर्ष समितियां बननी चाहिए कि समाज की आर्थिक हालत को कैसे बदले। संघर्ष समिति बननी चाहिए कि नौजवानों का भविष्य कैसे निर्धारित करें। मुद्दे से भटकाने के लिए पूछा जाती है बीच में, एक आदमी को मारा और सारा समाज पूछो के बीच बात करने लग गया। सारी
कटवा के फेंक दो, उनको सवाल सारी मुझ भी काट दो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग भटकाना चाहते हैं, एक को मारा सारा समाज मर गया। विदेशों में तो रखते नहीं सर मुझे। है जी, विदेशों में तो रखते नहीं जाता मुझे कहाँ रखते। समझदार कौन मुझ रखता है? ये बात खुल के बोलो, समझदार कौन मुझ रखता है बता। अगर मुझे महत्वपूर्ण होती तो प्रकृति महिलाओं को भी दे देती। ये फालतू की चीज है, समझदार काटते रहते हैं, ना समझ बढ़ाते रहते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मूछ की बात थी सही है, स्वाभिमान वो झूठा स्वाभिमान मैं ही मानता हूँ, इसलिए मैं डेली काट देता हूँ। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, तो ये जो नौजवान हैं जो कल को बड़े होंगे, जब गांव में जाते हैं तो उनको उत्पीड़न पीड़ा कई तरह के मामले हम देख रहे हैं, तो जोश कैसे आए, ठसका कैसे आए, जिससे कि वो सवाल का जवाब दे पाए, सिस्टम से लड़ पाए? देखिए, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब अपनी बात कह पाए। मैं बता रहा, समाज को एक बार पढ़ लो और जुल्मी को, जिसमें जुल्म होता है उसके संबंध को काट दो। जाति के कारण एक संबंध है, परंपराओं के कारण एक संबंध है, ठीक है ना, और हमने स्वीकार कर लिया ये भी एक संबंध है। ये काट दो, अपनी पहचान अलग बनाओ। जितना बौद्ध करने लग जाओगे, जितनी बौद्ध बन जाओगे, शादी की परंपरा बदल जाएंगी, मरने की परंपरा बदल जाएंगी, जन्म की परंपराएं बदल जाएंगी। जो बौद्ध है वो कभी गुलाम नहीं होता है, जो बौद्ध है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो बौद्ध होता है वो कभी किसी का जुर्म नहीं सहता। तो बौद्ध बन, समाधान तो बौद्ध बनना था। बाबा साहब ने बौद्ध बनने का समाधान दिया, बाबा साहब ने मुझ रखने के लिए नहीं कहा। ये गलत परिपाटी है। बाबा साहब ने घोड़ी पर बैठने का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। अरे बात मैं समय हो तो कह दूं, प्लीज प्लीज। बाबा साहब ने विवाह के बारे में क्या कहा? बाबा साहब ने कहा एक लड़की और एक लड़का पक्ष दोनों के आपसी समझौते का नाम विवाह है। दो परिवारों का समझौता है, बारात कहां से आ गई? और एक संदर्भ बता रहा हूं, अगर समझ में आ जाएगी तो बारात जाना बंद कर दोगे। बाबा साहब का एक ही बेटा बचा था, 4-5 संतानों में से एक ही बचा था ना। जिस दिन यशवंत की शादी थी उस दिन बाबा साहब कई 100 किलोमीटर दूर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो आप जैसे पत्रकार बंधु ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब आज तो आपके बेटे की शादी है, आपको तो वहां होना चाहिए था। तो बाबा साहब ने कहा मैं जानता हूं जिसकी शादी है उसे वहां होना चाहिए, यशवंत की शादी वो वहां होगा, मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए कोई समय नहीं है। बाबा साहब ने शादी की, बेटे की शादी को भी फिजूल का काम कहा, कोई समय नहीं है। और हम आज भी बराती बन के जा रहे हैं। नकारो इस व्यवस्था को। बाबा साहब अपने बेटे की शादी में नहीं गए तो आप बराती बन के क्यों जा रहे हो? शादी व्यक्तिगत मामला है, एक लड़की पक्ष लड़का पक्ष दोनों आए, शादी करके चले जाएं। आप ये बात मान लो एक के ऊपर भी जुल्म हो जाए तो मैं गुनाहगार कहलाता हूं। ये बगावत होनी चाहिए। मैं 87 के बाद किसी की बारात में नहीं गया, ये बगावत यूं नहीं हुई, मैं यूं सड़क पे नहीं आ रहा हूं। उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें प्रेरित होना होगा और महापुरुषों का अनुसरण करना होगा। इसलिए जिसके बाबा साहब समझ में आ जाए वो बारात में जाना, दावत खाना छोड़ दो। जब आप दावत खाते हो तो एक बात याद रखो, मैं किसी को कर्जदार बना रहा हूं, ये भाव मन में आ जाएगा तो खाना खा पाओगे क्या? जब किसी का टेंट दे करके नाचने लगो तो एक बात याद रखना, ये टेंट की चकाचौंध में किसी को कर्जदार बनने के जश्न में तुम नाच रहे हो। ये बगावत की बातें हैं, आपकी समझ में आ जाएगा, अपना आप हो जाए। आखिर में महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे? जो बच्चियां पढ़ रही हैं, घर से निकलकर अच्छे मुकाम हासिल कर रही हैं। मैं तो ये कहूंगा जिन लोगों ने ये छात्रावास बनाया, एक प्रयास महिला छात्रावास के लिए होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हर समय उपेक्षित रही हैं, कहीं भी मजबूरी के कारण है और कभी हम लोग ध्यान नहीं देते, उस कारण भी है। एक छात्रावास महिलाओं के लिए भी बनाओ और पढ़ाओ तो मुझे बता देना, 2-4 महीने में भी साथ घूम लूंगा।
आपकी शक्ल देख कर दे देगा, कोई मेरी शक्ल देख के दे देगा। प्रयास चल रहा है उसका। बहुत बहुत साधुवाद। मैं भी ये कामना करता हूँ कि आपका प्रयास निश्चित रूप से होगा। तो इन बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो डेमोक्रेटिक भारत के लिए भी हमारी मंगल कामनाएं। ये आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।